तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे ISLM मॉडल के बारे में। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये अच्छे से बताने वाला हूँ कि IS मॉडल की हिस्ट्री क्या रही है। तो सबसे पहले हम ISLM मॉडल कहाँ से आया है इसको देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास मार्केट होती है दो तरह की। मार्केट हमारे पास दो तरह की होती है। इन दो मार्केटों को हम नाम दे देते हैं मनी मार्केट, और होती है हमारे पास दूसरी गुड मार्केट। अच्छा, ये मनी मार्केट क्या होती है? जहां पर हम पैसे की बात करते हैं, ठीक है, वो उसे हम क्या कहते हैं? मनी मार्केट कहते हैं। मनी मार्केट के अंदर मनी डिमांड, मतलब पैसे की हम कितनी डिमांड कर रहे हैं उसको हम मनी डिमांड कहेंगे, ठीक है। मनी सप्लाई क्या होता है कि RBI ने हमारे देश में कितना पैसा छापा है उसको ही हम क्या कहते हैं? मनी सप्लाई कहते हैं, ठीक है। ये तो थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, अभी हम स्टार्ट भी नहीं कर रहे, सिर्फ बेसिक बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको। तो फिर गुड मार्केट क्या होगी? जहां पर बात होती है प्रोडक्शन की, जहां पर बात होती है GDP की, जहां पर बात होती है इनकम की, इन सभी चीज की जहां पर बात होती है उसे हम क्या कहते हैं? गुड मार्केट कहते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वो थे जो बहुत ज़्यादा पहले, यानी कि पुराने, जो स्टार्टिंग का फेज था जब इकोनॉमी डेवलपमेंट पे थी, मतलब इकोनॉमी सब्जेक्ट होता भी है, इससे हम कुछ चीज़ों को सुधार भी सकते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छे से बना भी सकते हैं। तो वो वाले इकोनॉमिक्स आए, उनको नाम दिया हमने क्लासिकल। क्लासिक इकोनॉमिक्स हम उनको कहते हैं। जब वो आए, उन्होंने ये बताया कि जो ये मनी मार्केट है और ये जो गुड मार्केट है, कि इनके अंदर, दोनों के अंदर कोई भी रिलेशन नहीं होता। किसने बताया? क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने बताया, ठीक है भाई, मान लिया उनकी बात। फिर आते हैं हमारे सेकंड अर्थशास्त्री, जिनका नाम है केन्स। ये जो केन्स हैं वो ये आकर कहते हैं, ऐसा नहीं है भाई क्लासिकल वालों तुम गलत हो, क्लासिकल वाले तुम गलत हो, यहाँ पर जो ये मनी मार्केट है और ये जो गुड मार्केट है, इन दोनों के अंदर रिलेशन है। जो क्लासिकल है वो क्या कहते हैं कि मनी मार्केट और गुड मार्केट में कोई रिलेशन नहीं है, जबकि जो केन्स है वो कहता है कि इन दोनों में रिलेशन है, कि जो मनी मार्केट है उसका रिलेशन गुड मार्केट से है, ठीक है। कौन कहता है? केन्स कहता है। फिर हम तीसरे के ऊपर चलते हैं, और वो तीसरे हैं हमारे हिक्स। अब भाई हिक्स आकर कहते हैं कि भाई जो क्लासिकल वाले हो, तुम भी गलत हो, और जो केन्स है तुम भी गलत हो। अब यहाँ पर वो क्या तर्क देते हैं कि यहाँ पर मनी मार्केट का रिलेशन गुड मार्केट से तो है ही है, पर गुड मार्केट का रिलेशन मनी मार्केट से भी है, और वो इस बात को प्रूव करते हैं किससे? ISLM मॉडल से, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि I और S होता क्या है। I होती है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, और S होती है हमारे पास सेविंग, ठीक है। I से इन्वेस्टमेंट और S से सेविंग। अब यहाँ पर हम देखते हैं डेरिवेशन, ड्राइव करना सीखेंगे हम IS कर्व को, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पर 3 ये बना लेने हैं, और मेरे साथ साथ बनाना सेकंड टाइम में। फर्स्ट टाइम में आपको सिर्फ देखना है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर नीचे लिखेंगे हम इन्वेस्टमेंट। अभी आपको जस्ट समझना है, ठीक है। यहाँ पर आएगा रियल GDP, ऊपर भी रियल GDP, और यहाँ पर लिखोगे आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिख देना। और यहाँ पर फिर से आएगा हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये चीजें हमने प्लॉट कर ली। जैसा कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया, और हम मान लेते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी इधर इतनी पहुंच गई, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A। इसको डॉट डॉट करके यहाँ पर ले जाकर
ये दूसरी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब आपने बेसिक में समझ रखा है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल पर होता है और इसे हम इनकम कर्व भी कहते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से होता है। और एग्रीगेट डिमांड क्या क्या होता है, कंजप्शन प्लस में इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब यहां से एक और बात समझो, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के जहां पर ये दोनों बराबर होती है वहां पर हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है, संतुलन की स्थिति होती है। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड कंजप्शन प्लस में इन्वेस्टमेंट होती है और एग्रीगेट सप्लाई कंजप्शन प्लस में सेविंग होती है। कंजप्शन से कंजप्शन कैंसल आउट, आई प्लस में ऐसा गया। मीन्स मैं ये कह सकता हूँ जहां पर भी इक्विलिब्रियम होगा यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लस में सेविंग बराबर होगी, ठीक है। अब यहां से जहां पर भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं वो पॉइंट क्या होता है, अभी पढ़ा, इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या होता है, जो एग्रीगेट आई प्लस इज इक्वल टू में एस बराबर होते हैं। इतना क्लियर। यहाँ इस पॉइंट को हम नीचे लेके आते हैं, ये वाई हो गया। अब इस डॉट 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 करके इसको हम नीचे मिला देंगे। अब इस यहां से जो डॉट डॉट आई थी इसको एक्सपेंड कर देंगे और इससे मिला देंगे और ये जो पॉइंट आया है ये हमारा पॉइंट हो जाएगा आई इज इक्वल टू में एस, क्योंकि ये ऊपर से आया, क्योंकि ये भी पॉइंट तो आई इज इक्वल टू में एस ही था, यही पॉइंट तो नीचे आया, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू में एस, ठीक है। अब यहां देखो, जब भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देते हैं तो इससे हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाती है। वो कैसे, अभी समझते हैं। ये पॉइंट हो गया। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, कंजप्शन प्लस में इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड मान लेते हैं 100 है, तो हमारे पास जो कंजप्शन है वो 50 हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट भी 50 हो जाएगी, तभी एग्रीगेट सप्लाई जो है 100 हो जाएगी। किसी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाते हैं, ठीक है, कम हो जाते हैं, तो यहां से किसी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं, मान लेते हैं कि 60 हो गया। अब यहां पर ओवरऑल अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 110। तो इट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले वाली सिचुएशन 100 है, ये अगर ये बढ़ेगी तो यहां पर ऊपर की तरफ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, 110 यहाँ पर आ जाएगा। और जहां पर भी ये एग्रीगेट डैश से नोट कर लेते हैं इसको, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है। पर ये पॉइंट एक और बात कहता है कि यहाँ पर आई और एस बराबर है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होती है, तो वहां पर आई और एस बराबर होते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज लिख दी। अब इस पॉइंट को हम नीचे मिलाते हैं तो ये y हो जाएगा, इसको हम जस्ट नीचे 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 लेते आएंगे और सिमिलरली यहाँ से इस B पॉइंट से भी हम इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये R2 आ जाएगा और फिर इस लाइन को मीट करवा देंगे। तो ये जो पॉइंट बना यहाँ पर भी हमारा I और S बराबर है, क्योंकि ये देखो ऊपर से ही तो आया, IS ऊपर वाला ही तो पॉइंट लिया हमने। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं और ये जो पॉइंट, ये जो कर्व बनी है यही आपकी क्या है, IS कर्व है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक बार अच्छे से समझना है, दोबारा रिकैप लो और इसको अच्छे से देखो कि जैसे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखनी है, इन्वेस्टमेंट नीचे, रियल जीडीपी नीचे, रियल जीडीपी नीचे, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक ही बात है। जैसे ही हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ था हमारा, तो इन्वेस्टमेंट हमने इतनी लेके चले, ये पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है। पहली बात, इस वाले ग्राफ को देखते हैं, इसके अंदर हमने बेसिक में पहले ही समझ रखा है कि जहाँ पर भी एग्रीगेट जो सप्लाई कर्व होगी वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगी और जो एग्रीगेट डिमांड कर्व होगी वो कुछ इस तरीके से इसको काटेगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जहाँ पर ये एग्रीगेट डिमांड
एग्रीगेट सप्लाई को काटेगी, वो पॉइंट जो होगा वो इक्विलिब्रियम होगा और वो पॉइंट आई और एस के बराबर भी होगा, जैसा हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे की ओर गया, नीचे की ओर गया, इससे इन्वेस्टमेंट जो वो ज़्यादा होगी। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ी है ना हमारी, देखो तो इधर मैंने 60 कर दिया, तो इससे क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ गई। और एग्रीगेट डिमांड वाला कर्व कौन सा है, ये वाला कर्व है। तो इससे क्या हो गया, ये पहले 100 था तो 110 हो गया, तो ये अपवर्ड शिफ्ट हो गया। अब जहां पर भी ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को काटता है, वहां पर हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। और अभी हमने पहले ही सीख रखा है, जहां इक्विलिब्रियम है वो आई इक्वल टू एस के बराबर भी है। इस पॉइंट को हम नीचे लेके आ गए, इस पॉइंट को, और यहां से ये जो पॉइंट आया है इन दोनों को मीट करवा दिया। अब ये दोनों जो पॉइंट बने हैं, इन दोनों पॉइंट को हमने मीट करवा दिया, तो ये हमारा जो लाइन निकली है ये आई एस कर्व ही है। और एक और बात, आई एस कर्व हमेशा नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव होती है, जैसा आप इस ग्राफ में देख भी पा रहे हो, यहाँ पर नीचे की ओर है नेगेटिव स्लोप में। इसके अंदर आपने क्या समझा कि जहां पर ये जो आई एस कर्व है वो आपको क्या बता रहा है, आई एस कर्व आपको ये बता रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, जो जीडीपी का लेवल है वो भी बढ़ता है। किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो जीडीपी का लेवल भी बढ़ेगा। तो ये था हमारा आईएस कर्व। ठीक है, एक बार इसको दोबारा देखना और इस बार कॉपी पेन लेके बैठना, अच्छे से समझना, साथ साथ बनाओगे तब ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अब हम बात करते हैं शिफ्टिंग ऑफ आईएस कर्व की, कि ये शिफ्ट कैसे होता है, क्या कारण रहते हैं। कारण बाद में देखेंगे, पहले ग्राफ को समझते हैं। देखो पेपर में आपने एक ही ग्राफ बना के आना, पर मैं एग्रीगेट डिमांड कर्व से आपको समझाऊंगा कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो ग्राफ बना लिए। यहाँ पर मेरे साथ लिखो एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर लिखना आपने जीडीपी, यहाँ पर भी जीडीपी। ठीक है, ये चीजें लिख ली। अभी हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व में देखा था, ये एंगल जो होगा वो 45 का होगा, और ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व होती है, इसे हम वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जब हम शिफ्टिंग ऑफ आईएस कर्व की बात करेंगे तो इसमें हम ये मानकर चलेंगे कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कांस्टेंट है। जब भी कोई चीज हमें कांस्टेंट दिखानी होती है तो हम एक लाइन खींच देते हैं बस, और कुछ नहीं, कांस्टेंट दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आपने ये मानकर चलना है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कांस्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ध्यान रखनी है ये। अब एग्रीगेट डिमांड कर्व को हम एक बार यहां बनाते हैं। एग्रीगेट डिमांड आपको पता है, इसको भी मैं यहां पर लिख देता हूं कि एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या चीजें होती है, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, प्लस में जो खर्चे होते हैं उसको हम एक्सएम से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड हो गया। और अभी हमने देखा था कि एग्रीगेट डिमांड जहां एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है वो इक्विलिब्रियम होता है। इसको हम नीचे मीट करवाते हैं, ये वाई हो गया, डैश 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 करके नीचे ले आएंगे इसको, और जहां पर ये मीट करवाएगा ये हमारा पॉइंट होगा आईएस कर्व का। तो ये जो लाइन हो जाएगी हमारी आईएस कर्व की, क्योंकि यहां पर जो ई पॉइंट होता है एग्रीगेट एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर आई और एस बराबर है। तो ये आई और एस बराबर है, तो ये पॉइंट नीचे नीचे गया, तो यहाँ पर जहां पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और एग्रीगेट डिमांड जहां पर पॉइंट मिला है, ये हमारा आई एस कर्व होगा। ठीक है, पहली बात। अब यहां पर देखते हैं कि जब एग्रीगेट डिमांड हमारा कम हो जाए, मीन्स अगर हमारा एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ए डी डैश से डिनोट कर लेते हैं। और ये जो इक्विलिब्रियम बना इसको हम, ठीक है, अब इसको मिलाते हैं। ये जो पॉइंट बना ये y1 बना,
इसको नीचे 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 करते हैं तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आया है ये हमारा सेकंड आईएस कर्व बनेगा। क्या बनेगा? सेकंड आईएस कर्व बनेगा। पर यहाँ पर आपने एक बात नोट करी हो, जैसे ही हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो नीचे की ओर गया तो जो आईएस कर्व है वो हमारा लेफ्ट की साइड में शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये एग्रीगेट डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, इसके कारणों को भी देखेंगे, पर अभी हम ये मानकर चलते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो ऊपरली साइड यानी कि अपवर्ड शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम हमारा ये हो जाएगा। इसको 2 से डिनोट करते हैं और इसको नीचे मिला देते हैं। जैसे ही हमने इसको नीचे मिलाया तो आप देखोगे कि हमारा अब ये जो आईएस कर्व है वो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो गया। कहाँ पर शिफ्ट हो गया? राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो गया। अब ये हमने ग्राफ पर तो समझ लिए कि ऐसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो बढ़ेगा तो राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा हमारा आईएस कर्व, अगर कम होता है तो लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा हमारा आईएस कर्व। पर ये होता किन कारणों से है? ऐसा क्या कारण है जिनकी वजह से ये राइट और लेफ्ट में शिफ्ट होता है? अब इन कारणों को देखते हैं। ठीक है, तो एक बार तो मैं आपको यहाँ पर ऐसे ही समझा रहा हूँ जस्ट, ठीक है, आप अच्छे से समझ लो चीज़ों को। सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से मैंने लिख रखे हैं नोट्स में, वहाँ पर आप उस नोट्स को पढ़ लेना लास्ट में, पर यहाँ पर पूरा फोकस आपका समझने पर होना चाहिए। ठीक है, कॉजेज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ आईएस कर्व, कारण क्या है इस शिफ्टिंग के? सबसे पहला कारण है बिजनेस टैक्स। बिजनेस टैक्स यानी कि जो प्रोड्यूसर है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, जिससे जो प्रोड्यूसर है वो डिमोटिवेट हो जाता है और इन्वेस्टमेंट कम कर देता है। इन्वेस्टमेंट कम करेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी, इसलिए जो हमारा जो शिफ्टिंग है वो जब कम हो जाती है तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाती है। बिजनेस टैक्स को बढ़ा दिया गया, जो प्रोड्यूसर है वो इन्वेस्टमेंट कम करेगा, जिससे जो एग्रीगेट डिमांड है वो गिर जाएगी, और जब भी एग्रीगेट डिमांड गिरती है तो वो हमेशा लेफ्ट वाली साइड में शिफ्ट हो जाती है। अभी इस ग्राफ में हमने देखा भी था, जब नीचे गिरी थी तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुई थी। पहला कारण, इसको मैं करके भी दिखा देता हूँ। मानकर चलते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, खर्चे, ये है। यहाँ पर 200 लिख लेते हैं एक बार। 200 होने के लिए कंजप्शन भी 50 होना पड़ेगा, ये भी 50, ये भी, सभी 50 होंगे। जैसे ही सरकार ने टैक्स को बढ़ा दिया, टैक्स को बढ़ा दिया, अब टैक्स को बढ़ाएगा तो प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कम करेगा। इन्वेस्टमेंट वाला ये रोल है ना हमारा, ये वाला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट का। तो बाकी सारे के सारे हमारे पास क्या रहेंगे, एक बार लिख लेते हैं कंप्लीट। अभी कंजप्शन 50 ही था, कंजप्शन 50 ही था, जी भी हमारा 50 था, ये भी 50 था, पर इन्वेस्टमेंट डिमोटिवेट हो गया तो उसने कम कर दिया, 40 कर दिया। टोटल करो 190 हो गया। अब यहाँ देखो, जैसे ही इन्वेस्टमेंट को कम किया गया, प्रोड्यूसर ने इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया, तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो गया, गिर गया ना, जिससे एग्रीगेट डिमांड पर प्रभाव पड़ा ओवरऑल। तो ये चीज मैं आपको यहाँ से बताना चाह रहा था। दूसरा पॉइंट है गवर्नमेंट एक्सपोर्ट। अब अगर जो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लग जाए, मीन्स जो एग्रीगेट डिमांड है, वही चीज़ हम एक बार लिखते हैं, इसी चीज़ से हम दोबारा इस चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, अभी जो गवर्नमेंट है वो ये है, ये 50 था, ये भी 50 है। अब ये गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, 60 कर दिया, जिससे एग्रीगेट डिमांड कितनी हो गई, 210 हो गई। इसको हमने बेस लाइन मान के चला है। देखो पहले कितनी थी, 200 थी, अब ये कितनी हो गई, 210 हो गई। मीन्स जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ी है, पर किससे बढ़ी है, गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट ज़्यादा करने से। ठीक है, तो वो यहाँ पर था, जब ये बढ़ा तो इसका प्रभाव एग्रीगेट डिमांड पर पड़ा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई,
इसलिए जो एग्रीगेट डिमांड है वो अपवर्ड शिफ्ट हो गई। जैसे ही अपवर्ड शिफ्ट होगी तो जो हमारा IS कर्व है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं जैसे ही गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाती है और जो हमारा IS कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है राइट हैंड साइड पर।